हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका प्रजापति। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पर स्वागत है। मैं आपको आज से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। हमारी जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से रहेंगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े रहें। हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट तैयार करवा सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वही केमिस्ट्री से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बीएससी की केमिस्ट्री है, बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले है इनऑर्गेनिक, सेकंड है ऑर्गेनिक और थर्ड है फिजिकल। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इनऑर्गेनिक में 2 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड टॉपिक है बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक में सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट फिजिकल में है, लास्ट यूनिट फिजिकल में लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो सिलेबस को कैसे डिवाइड किया गया है? सबसे पहले इनऑर्गेनिक में फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड यूनिट है बॉन्डिंग, फिर थर्ड यूनिट है ऑर्गेनिक की, इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट फोर्थ यूनिट है फिजिकल की। ये दोनों चैप्टर्स इनका नाम है लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? थर्ड यूनिट से, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड, और जिसका नाम होगा फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इसमें जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम होगा रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। देखिए भाई, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पिलर्स हैं वो 3 पिलर हैं। सबसे पहला है रेजोनेंस, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन और तीसरा है इंडक्टिव इफेक्ट। इन 3 पिलर्स पे क्या खड़ी हुई है? ये जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी खड़ी हुई है। तो हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी है। इसे हम अगर हिंदी भाषा में कहें तो ये है अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके की पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट की पॉइंट है कि ये कैसी है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। देखिए प्रोसेस जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि वो रिएक्शन या वो प्रोसेस जो 2 रिएक्टेंट के बीच में होगी, कम से कम क्या होने चाहिए, 2 रिएक्टेंट होंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस कहेंगे, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस कहेंगे। और इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस क्या होगी? जिसमें एक ही रिएक्टेंट में क्या होंगे, सारे चेंजेस होंगे, सारी रिएक्शंस होगी, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस कहेंगे। तो रेजोनेंस कैसी प्रोसेस है? एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। सेकंड बात करते हैं कि एक्चुअल में ये अनुनाद होता क्या है? तो ये होता है बच्चों डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर। इसका मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर लोन पेयर होंगे
वो एक जगह से कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, यानी क्या होंगे, विस्थानीकृत होंगे, डीलोकेलाइज्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, ये है एलाइलिक कैटायन और इसमें हमें डीलोकेलाइजेशन करवाना है। तो देखो डीलोकेलाइजेशन करवाने का एक ही रूल होता है कि हमें डीलोकेलाइजेशन कहां से करवाना है, पॉजिटिव से डबल बॉन्ड की तरफ और डबल बॉन्ड से कहां करवाना है, नेगेटिव की तरफ करवाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करूं तो क्या होगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हमेशा रेजोनेंस को क्या करेंगे, डबल हेडेड एरो के साथ दिखाएंगे। जब भी रेजोनेंस होगा तो उससे कौन सा एरो लगाएंगे, एक डबल हेडेड एरो लगाएंगे। अब देखना कि जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे जा रहे हैं वहां पे आएगा क्या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या फिर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जहां जा रहे हैं वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या हो चुकी है, एक एलाइलिक कैटायन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हो चुकी है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई हैं, वो नंबर में कितनी हो चुकी हैं, 2 हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी हैं तो 2 स्ट्रक्चर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसका वही आसान सा तरीका ये है कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर से क्या नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसके सारे फीचर्स नहीं बता सकते, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर की एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनाते हैं और उसी को क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, हाइपोथेटिकल्स होती हैं, यानी सिर्फ इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, एक्चुअल में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें कॉनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। और एक और नाम है इसका क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की पॉइंट के बारे में कि जो रेजोनेंस दिखाती है स्ट्रक्चर वो फॉलो करती हैं ऑक्टेट रूल को। अभी ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, यानी वो स्पीसीज जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उन्हीं को हम क्या कहेंगे कि वो क्या कर रही है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऊपर वाला ही एग्जांपल लूं तो ये है स्ट्रक्चर विद पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या कहा है, यहाँ पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है CH2 और यहाँ पे भी क्या है, CH है। ठीक है, अब हर एक कार्बन की बात करते हैं और यहाँ पे क्या होगा, CH2 विद पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब जिनके बीच में हम क्या करवा रहे हैं, रेजोनेंस करवा रहे हैं, चेंजेस करवा रहे हैं, बस उन्हीं कार्बन्स को देखना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 क्या होंगे, पाई वाले होंगे और 2 ही क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन में भी ऐसा ही है, यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और अगर बात करें एक ये हो गया हाइड्रोजन का और 3 हो गए बॉन्ड, तो यहाँ पे भी कितना हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ये भी क्या कर रहा है, ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले की पॉइंट्स के बारे में। इसमें एक और पॉइंट है कि अगर मैं बात करूं फोर्थ की पॉइंट के बारे में, हमें क्या करना है, जैसे मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे और क्या बनाएंगे, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, जब भी बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये भी बना लेते हैं और ये भी बना लेते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे। जैसे मैं कहूँ ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों का जहां तक क्या हो रहा होगा,
डीलोकेलाइजेशन हो रहा होगा वहां तक हम क्या करेंगे, उसे सर्कल से दिखाएंगे और उसी का नाम क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। याद रहे रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होते हैं, रियल होते हैं, यानी एक्चुअल में इनका अस्तित्व होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनकी इन दोनों अनुनादी संरचनाओं की, तो इनका क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है वो किस तरह, एक मिनट, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाएगी ऑक्सीजन। तो ये भी क्या करेंगे, ऑक्टेट को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 6। हमेशा क्या करना है कि मोर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे कि मैं कहूं ऑक्सीजन है, इसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यानी ऑक्सीजन के अलावा होगा, उसके ऊपर क्या बनाएंगे हम, हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। तभी वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्टेबल होगी। अब दो बातें हैं कि जो भी स्ट्रक्चर्स क्या दिखाती हैं, रेजोनेंस दिखाती हैं, उनकी स्टेबिलिटी तो होती है ज्यादा, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज के बारे में। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी के बारे में, और उसमें सबसे पहला होगा कि हमें कॉन्जुगेशन दिखाना है, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। अब हम सीखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होती है, उनमें क्या है, डबल, सिंगल और पॉजिटिव है। ये क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेट है, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही एग्जांपल एलाइलिक कैटायन का। सबसे पहले बात करते हैं, क्या कहा था कि हमेशा बॉन्ड की तरफ क्या होंगे, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां तो नेगेटिव आएगा, और जहां से जाएंगे वहां पॉजिटिव आएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जहां पे जा रहे हैं वहां पे नेगेटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, ये मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यानी यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है क्या करवाने की, रेजोनेंस करवाने की। इसीलिए इस स्ट्रक्चर यानी एलाइलिक कैटायन की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो कितनी बनेंगी, नंबर में 2 बनेंगी। अब बात करते हैं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। तो देखिए मूवमेंट कहां से कहां तक हो रहा है, तो इस कार्बन से स्टार्ट होके इस कार्बन तक मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब है हम इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, और जिसका मूवमेंट हो रहा है जिस चार्ज का, वो चार्ज बीच में लिख देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो हो गई क्या, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है, डबल सिंगल पॉजिटिव का एग्जांपल है। डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल और फिर क्या है, पॉजिटिव है। ये भी क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस दिखा रहा है। तो किस तरीके से रेजोनेंस दिखाएंगे, तो देखिए सबसे पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे डबल है, ये सिंगल है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सबसे पहले यहाँ करवाएंगे। जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, ये तो सेम ऐसे ही बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम फिर से क्या करवाएंगे बच्चों, इधर की तरफ क्या करवाएंगे, रेजोनेंस करवाएंगे, तो हमें पहले वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तभी काउंट में आएंगी। तो हमें क्या करवाना है,
वन डायरेक्शन मूवमेंट करवाना है तो कहाँ करवाएंगे, अगले वाले कार्बन पे। और जैसे ही ये मूवमेंट होगा तो अब की बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, अगले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कितनी स्ट्रक्चर हो चुकी हैं इसकी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। तो कैसा होगा, तो हम देखो मूवमेंट कहाँ से करवाने हैं, यहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे खत्म हो रहा है, लास्ट वाले कार्बन पे। तो इसका मतलब है इसका जो मूवमेंट है वो कहाँ पे हो रहा है, कुछ इस तरीके से हर कार्बन पे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं। ये क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी कॉन्जुकेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करवाएंगे, कॉन्जुकेशन करवाएंगे, डबल, सिंगल और होगा आपकी बार नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं एलाइलिक एनायन के बारे में। यह है एलाइलिक एनायन। तो याद रहे मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक करवाएंगे, तो हम नेगेटिव से कहाँ जाएंगे, बॉन्ड की तरफ जाएंगे अब की बार। तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस कार्बन पे। तो जहां से जाएंगे वहां पे पॉजिटिव आएगा और जहां पे जाएंगे वहां पे नेगेटिव आएगा। तो देखिए अगली स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, जहां पे आ रहा है वहां पे तो कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज, और अगले वाले कार्बन पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या हो चुकी हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो चुकी हैं। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पे कौन सा कार्बन आ जाएगा, 3 कार्बन के साथ रेजोनेंस दिखेगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, ये है बेंजाइलिक कार्ब एनायन। अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ भी हो सकता है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्राइटेरिया देखेंगे। यहाँ डबल है, ये क्या है, सिंगल है और ये है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या हो सकता है, रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होगा, नेगेटिव से बॉन्ड की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। फिर आगे करवाएंगे तो ये वाला चार्ज यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो अगली स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा आपकी बार नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये वैसे की वैसे CH2। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब की बार क्या होगा, कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होगा। जैसे ही ट्रांसफर करवाएंगे नेगेटिव चार्ज अब की बार यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा क्या, CH2 आ जाएगा। अगली लास्ट में क्या कर देंगे, फिर से वैसे ही करवा लेंगे। तो हमें लास्ट में कैसे स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ये मिल जाएगी CH2 नेगेटिव। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजाइलिक कार्ब एनायन। और ये ऊपर वाला क्या था, ये था एलाइलिक कार्ब एनायन। अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी क्या है भाई, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बेंजाइलिक कार्बो एनायन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्ब एनायन। ये बन सकता है, ऐसा क्यों होता है ना। तो देखिए जैसा मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर की क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी नंबर में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी।
तो देखिए अगर मैं एलाइलिक कार्ब एनायन की बात करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है इसमें, नंबर में 2 है। जबकि अगर मैं बात करूं किसके लिए, बेंजाइलिक कार्ब एनायन के लिए, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इसका मतलब है बिकॉज ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बेंजाइलिक कार्बोकेटायन क्या है, ज्यादा स्टेबल है किससे, एलाइलिक कार्ब एनायन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। थर्ड है कॉन्जुकेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद लोन पेयर। अब की बार कॉन्जुकेशन किससे देखेंगे, लोन पेयर से देखेंगे। ये है फिनोल। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या है, डबल, सिंगल और क्या है, लोन पेयर है। अब की बार डबल सिंगल लोन पेयर होना चाहिए, तो ये है डबल, यहाँ सिंगल और ये क्या है, लोन पेयर है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस करने की। अब बात ये आती है कि जब भी हमने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज बनाया था रेजोनेंस में, ये तो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा था, और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, देने का काम कर रहा था। अब लोन पेयर कैसे काम करेंगे, तो इसको समझने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप कैसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, डोनेट करना। अब कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा वही इस OH के पास वाले एटम से। मैंने कहा ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों को कहाँ जाने देगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ जाने देगा। अगर यही मैं स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना देती ऐसे, तो अब की बार क्या होता, ये जो लोन पेयर है तो कहाँ नहीं जा पाते, ये इस बेंजीन रिंग में नहीं जा पाते। ये क्या करते बच्चों, ये पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन करते किसके साथ, आगे वाले एटम के साथ। तो ऐसे में ये क्या नहीं दिखा पाता, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट नहीं दिखा पाता। कैसा इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचना इसका काम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, किसकी बात करते हैं, एक मेरे पास NH2 है और एक मेरे पास NO2 है। NH2 के पास भी लोन पेयर है और N के पास भी क्या है भाई, लोन पेयर्स है। तो ये क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि ये कैसा ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। कैसे होगा भाई, कि इस नाइट्रोजन के पास क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने देगा, बेंजीन रिंग में जाने देगा। जबकि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। तो ये क्या नहीं करेगा, ये अपने लोन पेयर कहाँ डोनेट नहीं कर पाएगा, बेंजीन रिंग में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉन्जुकेशन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए अब ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ ट्रांसफर करेगी, ऑक्सीजन की तरफ। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझ में आ गया होगा। तो अगर हमें क्या करना है, कॉन्जुकेशन दिखाना है, तो हमारे पास किस तरीके का एटम है उस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो देखिए ये कैसा है, पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैसे दिखाते हैं। तो ये कैसा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करना। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो पहली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। बंद कर दे थोड़ी देर। चलिए देखते हैं आगे कि जैसे फिनोल क्या है, फिनोल में ये OH ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसा मैंने बताया है कि जहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करेंगे, जहां से करेंगे वहां पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज,
और जहां पे जाएंगे वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बाकी का पोर्शन ऐसे की ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ और ये आएगा अगले कार्बन पे। जैसे ही अगले कार्बन पे जाएगा तो क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ अगले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विद ये डबल बॉन्ड और ये OH प्लस बिल्कुल वैसे की वैसे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला मूवमेंट कैसा होगा। ये नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन पे जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस नेक्स्ट कार्बन पे मूव होंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एज इट इज। नेक्स्ट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे। और अगली स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसी बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा OH। ये हो गई है फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्या होगा, इससे दो टॉपिक कवर हो जाएंगे। एक तो रेजोनेंस का पूरा बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा और साथ ही साथ में रेजोनेंस की जो क्या है फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आराम से कवर हो जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट बात ये कही है कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें फिनोल की स्ट्रक्चर रटने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बेंजीन रिंग है और इस पर अब की बार मैंने NH2 ग्रुप क्या किया है, ऐड किया है, तो ये NH2 ग्रुप क्या करेगा बच्चों, ये भी बिल्कुल कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे कौन कर रहा था, ऊपर फिनोल कर रहा था। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों, ये है एनिलीन। एनिलीन भी बिल्कुल क्या करती है, फिनोल की तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर ये कैसा हो बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाएगा, वो पॉसिबिलिटी और देखते हैं। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड। इस बार हम बात करेंगे डबल, सिंगल और डबल। देखो बच्चों ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और आपको लास्ट एंडिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो बनाने की, ताकि आपकी एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्या टॉपिक अपना, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड, यानी डबल सिंगल डबल। इस बार हम कैसा ग्रुप लेने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेने वाले हैं। और मैंने इस रिंग पे क्या लगा दिया है बच्चों, ये विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए कैसे होगा कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डबल है, ये सिंगल है और ये क्या है, डबल है। आप लोग सोच रहे होंगे इस बॉन्ड के बारे में, ये है नाइट्रोजन, उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है। इस बॉन्ड का नाम है बच्चों क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे वो अपनी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे देंगे, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर देंगे। तो उसे क्या कहेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब मूवमेंट इसको तो बिल्कुल छेड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डबल सिंगल और डबल वाला देखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट करवाना स्टार्ट करेंगे। अब मूवमेंट किधर होगा, तो हमें पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये मूवमेंट कहाँ होगा, यहाँ ऊपर की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से। तो पहली स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, जहां से मूवमेंट हो रहा है वहां पे कौन सा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और जहां तक हो रहा है वहां पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये हो गई पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अब की बार क्या होगा, ये कौन सा केस हो चुका है, डबल, सिंगल और पॉजिटिव हो चुका है। तो हमें पता है कि क्या होगा, बॉन्ड से कहां पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। जहां जाएंगे वहां पे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और बाकी का पोर्शन ऐसे की ऐसे।
नेक्स्ट वाले में क्या होगा, जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, वही डबल, फिर सिंगल और फिर पॉजिटिव चार्ज। तो मूवमेंट अगला इस तरफ होगा, तो आगे की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बाकी का पोर्शन ऐसे कैसे, ये आ गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया ऑक्सीजन। लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये मूवमेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या है, डबल, सिंगल और पॉजिटिव है, लेकिन कॉन्जुगेशन आगे तक होगा। कैसे होगा भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ताकि ये फिर से कैसा हो जाए, न्यूट्रल बन जाए। तो लास्ट स्ट्रक्चर कैसी होगी, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड। अब ये सिंगल बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा O, और ये बाकी का पोर्शन ऐसे कैसे। तो NO2 कैसा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ NO2 के लिए है। अगर हम बात करें किसकी, अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा बच्चों, साइनाइड जैसा ग्रुप लगा होगा, तो वो भी क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे ही रेजोनेंस करेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे क्या लगा होगा बच्चों, कोई CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, तो भी ये क्या करेंगे, इसी तरीके से रेजोनेंस दिखाएंगे। यानी जिन पे क्या लगा होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होना चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। वो किस टाइप का कॉन्जुगेशन दिखाएंगे बच्चों, डबल, सिंगल, डबल वाला कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं और वो है 5th नंबर, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद फ्री रेडिकल। देखिए, फ्री रेडिकल का टॉपिक पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं, जिसका नाम क्या है भाई, बॉन्ड क्लीवेज है। बॉन्ड क्लीवेज पढ़ेंगे तो क्लियरिटी आएगी एक, वो है भी आपके पोर्शन में। बॉन्ड क्लीवेज होता क्या है, ये बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड्स का टूटना, और ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है कैसा, होमोलाइटिक, जिसे हम क्या कहेंगे, समान बंध विखंडन कहेंगे। और दूसरा क्या होता है, हेट्रोलाइटिक, जिसे हम क्या कहेंगे, विस्मांस बंध विखंडन कहेंगे। होते क्या है ये, होमो का मतलब होता है सेम और लाइटिक का मतलब होता है टूटना। तो क्या होगा बच्चों, मेरे पास एक A है और दूसरा एटम भी कौन है, A है। हमेशा समान संबंध विखंडन क्या होता है, हेट्रो एटम के बीच में भी हो सकता है, मतलब विषम परमाणुओं के बीच में भी हो सकता है, और समान के बीच में भी हो सकता है। जैसे हम समान संबंध विखंडन करेंगे तो बच्चों क्या होता है, जब भी एक कोवैलेंट बॉन्ड यानी संयोजक बंध बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरा वाला कहाँ हो जाएगा, सेकंड वाले पे। और ये क्या बना देंगे बच्चों, ये कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉन रख देंगे, और इसी को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहेंगे। जब भी समान संबंध विखंडन होते हैं तो कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन विस्मांस में क्या होता है, मैंने कहा है मेरे पास A और B है। विस्मांस बंध विखंडन होने के लिए जरूरी है एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसकी तरफ ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है, तो हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर, क्या करेंगे कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, B से ज्यादा है। तो A की तरफ क्या करवाएंगे भाई, A अपनी तरफ क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स ले लेगा, और क्या हो जाएगा, A के ऊपर तो आ जाएगा बच्चों कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और B के ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है कि जब समान संबंध विखंडन होगा यानी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और जब क्या होगा भाई, विस्मान संबंध विखंडन होगा तो क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन और एक क्या होगा, नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इस टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद फ्री रेडिकल।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस एलाइलिक फ्री रेडिकल की। यह है एक एलाइलिक फ्री रेडिकल। याद रहे हमेशा जब भी हम रेजोनेंस दिखाएंगे तो क्या करेंगे भाई, जो मूवमेंट दिखाएंगे, अब तक क्या कर रहे थे, एरो से दिखा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे बच्चों, हाफ एरो यूज करेंगे, यानी कट एरो यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे और यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा बच्चों और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे। जैसे ही ऐसा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो रेडिकल आ जाएगा और ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या हो गई है, फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं किसके बारे में बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में, तो ये कैसा बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरे पास क्या है, ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। ये भी बिल्कुल वैसे करेगा जैसे ऊपर वाला कर रहा है। कैसे करेगा, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, रेडिकल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगल बॉन्ड को देगा, ये वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अगले वाले कार्बन पे आएंगे। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर बनेगी तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल आ जाएगा और ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे बच्चों, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब फिर से क्या पॉसिबिलिटी हो गई है, डबल, सिंगल और रेडिकल। अब फिर वही होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे और अगले वाले पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। जैसे ये स्ट्रक्चर बनेगी तो कैसे होगा, देखिए डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे रेडिकल, और ये आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे और ये आ जाएंगे कहाँ, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, रेडिकल यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा क्या, CH2। लास्ट फाइनल स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये होंगे ऊपर की तरफ। लास्ट स्ट्रक्चर में बिल्कुल फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर की जैसे क्या बन जाएगा, नया फ्री रेडिकल, तो ये हो जाएगा क्या, CH2 रेडिकल। ये हो चुकी है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक और सवाल बन सकता है यहाँ से, कौन सा सवाल बन सकता है, सेम वही जो कार्ब एनायन में बना था। क्या बना था वही, कि जो बेंजाइलिक कार्ब एनायन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, एलाइलिक कार्ब एनायन से। उसके पीछे का रीजन क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, जितनी ज्यादा होंगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होंगी। इसलिए क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की, सॉरी कार्ब एनायन की जो क्या है स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो कितनी होती है नंबर में, 5 होती हैं, जबकि एलाइलिक कार्ब एनायन की कितनी होती है, 2 स्ट्रक्चर्स होती है। इसीलिए बेंजाइलिक कार्ब एनायन क्या होता है, एलाइलिक कार्ब एनायन से स्टेबल होता है। सेम वैसा ही क्वेश्चन कहाँ बनेगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन करेगा कि एलाइलिक, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर मैं ये कह दूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, एलाइलिक कार्बोकेटायन बन जाएगा। अगर यहीं पे मैं क्या ले आऊं बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ये क्या बन जाएगा, एलाइलिक कार्ब एनायन बन जाएगा। और यहीं अगर हम क्या लगा दे, एक फ्री रेडिकल लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल। तो सेम क्वेश्चन होगा क्या, कि अगर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल क्या होगा बच्चों, मोर स्टेबल होगा किससे, देन एलाइलिक फ्री रेडिकल से। क्यों होगा, वही कारण होगा भाई कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में बनने वाली अनुनादी संरचनाएं कितनी होती हैं, नंबर में 5 होती हैं, जबकि एलाइलिक फ्री रेडिकल से बनने वाली स्ट्रक्चर्स कितनी होती हैं, नंबर में सिर्फ 2 होती हैं। इसीलिए बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, एलाइलिक फ्री रेडिकल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में।
अब बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक के बारे में जो इसी से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कितने टाइप का होता है? देखिए, रेजोनेंस स्पेशली दो टाइप का होता है। सबसे पहले कौन सा होगा? प्लस आर होगा, और एक क्या होता है? माइनस आर होगा। प्लस आर का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है बच्चों? अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लस आर कहेंगे। और अगर वही क्या कर रहा है बच्चों? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? माइनस आर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है और यहाँ लगाया है एक जी ग्रुप। ये जी ग्रुप कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। अब ये कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया ओ एच हो गया, उसके अलावा ओ आर हो गया, एस एच हो गया, उसके अलावा क्या हो गए? हैलोजेंस हो गए। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे है जी, और ये अब की बार क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन कौन हो सकते हैं? जैसे मैं बात कर दूं, साइनाइड हो गया, जैसे SO3H हो गया, जैसे NO2 हो गया, NO2 हो गया, जैसे CHO हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे एस्टर हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, अब हमने आज किसके बारे में बात की है? सबसे पहले रेजोनेंस की बात की है। रेजोनेंस